के लिए घोस्ट सिम का इस्तेमाल किया गया था। जांच अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों, जिनमें मुजम्मिल, आदिल राठौर और दीगर शामिल हैं, उन्होंने घोस्ट सिम कार्ड और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से राबता बनाए रखा। जांच में यह भी पर्दाफाश हुआ है कि मुलजमीन ने एक खुसूसी ड्यूल फोन स्ट्रैटेजी भी अपनाई थी। एक फोन सामान आम तौर पर इस्तेमाल के लिए रखा जाता था, जबकि दूसरा फोन सिर्फ और सिर्फ घोस्ट सिम और महफूज ऐप के जरिए दहशतगर्दाना नेटवर्क से संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे एजेंसियों को ताकि गुमराह किया जा सके। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो घटना घटित हुई थी, उसके परत दर परत खुलते हुए जा रहे हैं और जो मुलजमीन से जो पूछताछ हो रही है, उनके जरिए आए दिन नित नए पर्दाफाश हो रहे हैं। अब जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था, उसके हवाले से जानकारी मिली है कि घोस्ट सिम का इन तमाम मुलजमीन ने इस्तेमाल किया था ताकि पाक हैंडलर से वो राबते में रहें। उधर आईटी एक्सपर्ट्स वीपीएन को जम्मू कश्मीर और पूरे देश के सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। आईटी एक्सपर्ट्स रवि शांडू ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि वीपीएन सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम को आसानी से बाईपास कर सकता है और इसका इस्तेमाल टेरर से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में वीपीएन के इस्तेमाल पर हाल ही में लगाए गए बैन को सही दिशा में उठाया गया एक जरूरी कदम बताया। जम्मू कश्मीर में 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। आतंकवाद ने ना जाने कितने जो है मासूम जानें ले ली, लेकिन जिस तरह से 2026 तक हम पहुंच चुके हैं, ऐसे में 90 के दशक से 2026 तक अब आतंकवाद का जो तरीका है वो भी बदला, हाईटेक हुआ है। अब वीपीएन का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों की तरफ से किया जाता है। किस तरह से ये चैलेंज पोज करता है सिक्योरिटी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इसको बैन किया गया है, और ऐसे में किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वीपीएन के माध्यम से या घोस्ट सिम के माध्यम से सामने आ सकते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट हैं रवि शांडू। रवि जी, अब क्योंकि अब ये वीपीएन को जो है बैन किया गया है, किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है इसका? देखिए, बिल्कुल जो वीपीएन है, वीपीएन एक छुपा हुआ रास्ता है। ये एक रास्ता है कि आप इंटरनेट में जाएंगे, आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है फॉर एग्जांपल, उसको पता नहीं लगेगा आप क्या भेज रहे हैं। एक टनल के माध्यम से आप सर्वर पे भेजेंगे पहले डेटा एनक्रिप्टेड वे में, और सर्वर से वो डेटा आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप में कोई भी चैट भेजे, वीडियो भेजे, वो आईएसपी को पता भी नहीं लगेगा कि ये व्हाट्सएप का मैसेज है। वो पहले सर्वर पे जाएगा और सर्वर से वो दुनिया के किसी भी कोने, पाकिस्तान या कहीं पे भी कांटेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें आप एनक्रिप्टेड वे में और चीजें भी भेज सकते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, आपके कोई कागज होते हैं जो अपने लोगों में बांटने होते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो अलगाववाद की भावना है वो बढ़ती है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं, बम मेकिंग वीडियोस होते हैं। तो वो आपको, ये जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो आईएसपी को बाईपास करके एक टनल के माध्यम से, वीपीएन उसको बोला जाता है, उस टनल के माध्यम से वो अपने सही कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया जाता है। ये बेसिकली वीपीएन का बेसिक है। अब अगर मैं इसकी बैन की प्रक्रिया की बात बोलूं, तो ये जो काफी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे वीपीएन होता है, जो वर्ल्ड रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो काफी ऑलरेडी इंडिया के प्ले स्टोर्स और ऐप स्टोर्स पे बैन है, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते ऐप स्टोर लीगली। बड़ी खबर यह कि 2 फरवरी से शुरू होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 फरवरी को बुलाया है बजट सेशन। रमजान के चलते, रमजान की वजह से इस सेशन को पहले बुलाया गया है। 20 फरवरी से पहले पास हो सकता है बजट। हालांकि स्पीकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं उन्होंने किया है और कहा जा रहा है कि स्पीकर की जानिब से जल्द बजट पेश करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रमजान की वजह से बजट सेशन का इनेकाद पहले किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन के इजलास के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 फरवरी से शुरू होगा बजट इजलास, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिया, 2 फरवरी से बजट सेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि माह रमजान की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इसे पहले ही मुनक्किद किए जाने का फैसला किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस हवाले से बजट सेशन की तारीख के हवाले से फैसला लिया
और बजट कब पेश किया जाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। स्पीकर जल्द ही तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख, यानी 2 फरवरी से जब बजट सेशन की शुरुआत होगी तो आखिर यूटी के बजट के तारीख के हवाले से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। स्पीकर की जानिब से बजट सेशन के दौरान बजट पेश किए जाने की तारीख ऐलान स्पीकर की जानिब से की जाएगी। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने सरकार के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी चुने हुए सरकार के हद इख्तियार में आने चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी बताए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकजुट करने के बजाय जम्मू कश्मीर को तोड़ने में जुटी है। साथ मौजूद हैं सर, अभी 2 फरवरी को असेंबली सेशन बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ इश्यूज आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? नहीं, हमारे इशू क्या होंगे, हम सरकार हैं, हमारे सामने जो एमएलए इशू रखेंगे। स्टेटहुड की जो एक मांग रही है अब वो तो रही है, वो तो असेंबली में हमने पहले रेजोल्यूशन पास कर दिया है स्टेट का भी और स्पेशल स्टेटस का भी। अब इसमें 2 राय नहीं, अब बार बार तो हमने यही नहीं रखना। अब बीजेपी वालों को पूछिए जो यहाँ के जम्मू के लीडर हैं कि बीजेपी वालों ये बताओ कि आपका जो वादा था जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि हम स्टेट भी देंगे, स्पेशल स्टेटस भी देंगे, आपकी जमीनें और आपकी नौकरियां महफूज रखेंगे, बाहर के लोग नहीं ले सकेंगे, ये वादा कब तक निभाने जा रहे हो, ये इनको पूछिए। आपने हमेशा से कहा कि आपको जो है फुल फ्लैज जो है अभी जो इख्तियार हैं, जो पावर्स हैं वो नहीं दी गई हैं। इस दफा भी कोशिश रहेगी कि पावर्स जो है पावर्स, हमने कभी नहीं कहा पावर्स हमारे पास नहीं है, पावर्स हमारे पास पूरी हैं, लेकिन वो सरकार कौन सी सरकार जिसके अंदर आईपीएस आईएएस कैडर ना हो, वो सरकार कौन सी सरकार जिसके अंडर पुलिस ना हो। हम वो कहते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलनी चाहिए, एक सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलनी चाहिए और जो भी कैडर हमारे है, चाहे आईपीएस आईएएस या जितना भी है, ये हमारे अंडर आना चाहिए। तो लिहाजा ये पुलिस वगैरह सारी हमारे अंडर आनी चाहिए। रही बात की पावर की, सरकार की पावर पूरी है, जो कहता है पावर नहीं, बोले हमसे आके बात कर ले, पावर दिखा देंगे इनको। सर, सेपरेट स्टेटहुड की मांग हो रही है, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए, इस तरह की मांगे उठने लगी है। लद्दाख वालों ने भी मांगा था ना, उन्होंने भी यूटी मांगी थी, तो आज रो रहे हैं। तो ये जम्मू की तबाही निकालना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती ये महाराजे की है। अगर ये जो मांग रहे हैं बीजेपी वाले स्टेट दे दो अलग से, तो फिर क्या ये महाराजे की स्टेट को तोड़ने की बात नहीं करे? महाराजा साहब की स्टेट है ना। बार बार कहते हैं इन्होंने स्टैचू को जाके फूल चढ़ाते हैं रोज जाके, नकली। इनको पूछिए, महाराजा की स्टेट है, आप जोड़ने की बात करो। हम तो कहते हैं लद्दाख दोबारा हमसे जोड़ो। हम तो कहते हैं महाराजे की पूरी स्टेट है, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है पार्लियामेंट में कि जो महाराजे की स्टेट जो पाकिस्तान के पास है वो हम वापस लेंगे। हम तो कहते हैं वो भी महाराजे की पूरी स्टेट वापस लेके आओ, हम तो वो कहते हैं। तो ये पता नहीं, ये तो सिर्फ देने पे आए हैं। हम तो, हमारा जो नेशन कॉन्फ्रेंस का एक ही बात है कि जम्मू कश्मीर को अगर आपने खुशहाल करना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को इस देश के साथ वैसे ही हिस्सेदारी देनी है जैसे बाकी स्टेटों को है, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दीजिए। अब जम्मू कश्मीर ने आगे बाइफिकेशन जो हमारी हुई स्टेट की, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बाइफिकेशन जम्मू कश्मीर बर्दाश्त। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि ये राजा ने जो महाराजा के वक्त की जो एक स्टेट थी जिसमें लद्दाख भी और कुछ जो हिस्सा है एक्साई चीन का और जो पीओ के है वो भी भारत का हिस्सा है, हमें वो भी लेना चाहिए बजाय कि स्टेटहुड की मांग उठाने के। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। रियासी जिले में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर महादेव बस्ती क्षेत्र में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हुए। खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है और जो व्यक्ति देश के सुख दुख को अपना मानता है वही सच्चे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, केवल किसी पंथ विश्वास का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी वृहद परिभाषा है और इस वृहद परिभाषा में पहली बात जो संघ ने उस समय कही, संघ के सरसंघचालक जी ने कही कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व माने हिंदुत्व है। जो भारत देश, भारत राष्ट्र को प्यार करता है, प्रेम करता है, इस देश के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानता है, जो यहाँ के लिए जीने मरने मिटने के लिए तैयार है, वो हिंदुत्व है।
सुंबल में सीनियर पीडीपी नेता यासिर रेशी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एनसी और शेख परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने एनसी को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाते हुए कहा कि एनसी सत्ता में होने के बावजूद लोगों से कट गई है और जानबूझकर उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों में रुकावट डाल रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पीडीपी सिद्धांतों वाली जन केंद्रित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। जबरदस्ती से कोई मसला हल नहीं हो रहा है। आपको हमारे साथ बैठ के और कश्मीर लोगों के दिल जीतने की बात करें। चुपके साधे हुए हैं। हमने सोचा था, हमने और टाइम मांगा था कि उन्हें हमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे उम्मीद थी जो हमारा एमएलए कम से कम वो कोई बात तो सच बोले। उसने हमें कहा था, उसने लोगों को कहा था कि हमने इसको कमेटी बनाई, विद इन डेज आर्डर मिलने वाला है। हमने सोचा अगर हम इसमें कोई सियासत करेंगे वो फिर ये कहेंगे कि हमने सियासत इसकी वजह से पीछे चला गया। हम उसको फिर गुजारिश कर रहे हैं कि उसको लोगों ने चुना है, हमने लोगों से वोट मांगा है उस पर, तो वो लोगों के मसाइल हल करेंगे इस लोगों का, क्योंकि रोजगार हजारों लोगों का रोजगार का मसाइल है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया बजट सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। इलाज के लिए जवान को जीएमसी किया गया रेफर। कुपवाड़ा में एक रिहायशी घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। भयंकर आग लगने से रोका गया। अवंतीपुरा के बारसू इलाके में एक हुई कार हादसे का शिकार। हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर त्राल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक कन्वेंशन आयोजित किया। कन्वेंशन की अध्यक्षता प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ मीर ने की। कन्वेंशन में त्राल में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मोहम्मद अशरफ मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, जिससे इनसे सरकार की विफलता उजागर हो रही है। जिस हिसाब से त्राल की हालत अगर हम देखें तो मुझे नहीं लग रहा कुछ खास ऐसा उन्होंने भी कुछ किया है, लेकिन अल्टीमेटली जमहूरियत ही है कि लोगों ने उनको ही फिर एक बार मैंडेट दे दिया है। क्या वजह है, किस स्लोगन पर उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें उन पर देखी हैं, पार्टी की बुनियाद पर वोट मिला या उनकी ज़ात पर वोट मिला है, लेकिन लोगों ने तो उनको चुना है। लेकिन 10-15 साल से मुझे भी नहीं लग रहा है कि यहाँ इस एमएलए ने या जो भी उनका था कुछ खास डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता इमामुन नबी ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिलना कानिसपुरा फ्लाईओवर और पटन बाईपास पर कामों की धीमी गति पर ध्यान दिया। गडकरी ने लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इमामुन नबी ने कहा कि इन परियोजनाओं की देरी से यात्रियों, व्यापारियों, मरीजों, छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गडकरी की यकीन दहानी से काम में तेजी आएगी और जल्द ही इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। गांधरबल में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला स्तरीय महिला विंग को मजबूत करने के लिए परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता रैना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। बैठक में एकता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। सुनीता रैना ने महिलाओं की राष्ट्र निर्माण और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और महिलाओं से जनसंपर्क, सामाजिक कल्याण और संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। ये जो प्रोग्राम था हमारा यहाँ, हमारे जम्मू से आई थी हमारे स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट सुनीता रैना जी। उन्होंने हमारी टीम से मुलाकात की, पूरी टीम से मैंने उनको मिलाया और काफ़ी उन्होंने हमारी टीम की महिलाओं ने उनसे बातचीत की। सुनीता जी ने उनके साथ बात की। बहुत खुश हुई मैम उनके साथ देखकर, हमारा टीम वर्क देखकर, और जो उनके तवसरात थे हमारे साथ, उन्होंने अपने तसरात हमारे साथ शेयर किए। महिला मोर्चा की एक मीटिंग मुंतखब हुई जिसकी सदारत महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
मैडम आशा जी कर रही थी और हमारे स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट भी महिला की आई थी। तो इस सिलसिले में आज इंट्रोडक्शन था इनके टीम का। ये परसों ही इन्होंने टीम बनाई, तो टीम के साथ इंट्रोडक्शन था आज। बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ के प्रोग्राम इन्होंने किया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं महिलाओं के, जो गांधरबल में इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी उम्मीद रहेगी कि हमारे साथ और भी लेडीजें जुड़ेगी। सीपीएम के सीनियर नेता अब्दुल रशीद पंडित ने काकपुरा से शोपियां तक प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रोजेक्ट बागवानी इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, खासकर सेब के लाखों पेड़ों की कटाई पर। रशीद पंडित ने कहा कि सेब की खेती शोपियां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बागवानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाए और बागवानी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बताना चाहता हूँ एक चीज़ के, जहाँ तक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर का सवाल है, जो हाल ही में कुछ साल पहले हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बनी सिर्फ और सिर्फ जो एप्पल उगाने वाले लोग हैं, हमारे भाई हमारे बहनें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, उनके परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। और उसी असना में हालांकि आप तो जानते ही हैं कि हार्टिकल्चर सेक्टर से 8% GST जम्मू कश्मीर की सरकार का आता है, मगर हाल क्या है हमारे किसानों का, हमारे एप्पल फार्मर्स का, एप्पल उगाने वालों का। अगर कोई नागानी आफत आती है तो चिल्लाते हैं ग्रोवर भी और हम सब भी चिल्लाते हैं, लेकिन सरकार की कोई ठोस पॉलिसी नहीं होती है, नहीं मरतब की जाती है उनको रिलीफ देने में। राजौरी के बुधल विधानसभा से विधायक जावेद इकबाल ने क्रशर मालिकों के साथ बैठक की, उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की। इस मौके पर विधायक जावेद इकबाल ने कहा कि जम्मू डिवीजन में उद्योग स्थापित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन द्वारा रुकावटें डालने के कारण विकास कार्यों और परियोजनाओं में बाधाएं आ रही। उन्होंने सभी पक्षों से समझौते की उम्मीद जताई। पिछले कुछ दिनों से राजौरी में क्रशर मालिक हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनके साथ उत्पीड़न कर रही है। डिपार्टमेंट भी इनको परेशान करता है, माइनिंग डिपार्टमेंट करता है, बाकी जो अलाइड डिपार्टमेंट है वो भी परेशान करते हैं। ये लोग कोई क्राइम नहीं करते, इन्होंने भी करोड़ों रुपए का जो कर्जा लेके बैंकों से अपना जो यूनिट चला रहे हैं। किसी भी मुल्क में, कहीं भी मुल्क के किसी भी हिस्से में इंडस्ट्री लगती है कोई, तो वो बड़ा एक खुशी का मुकाम होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे जम्मू डिवीजन में कोई भी इंडस्ट्री लगाना ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल एक्ट है या क्राइम है। पहले तो इंडस्ट्री को लगने नहीं दिया जाता, लोग परेशान करते हैं। उसके बाद जो इंस्पेक्टर राज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स हैं, उनको क्लियर करते करते सालों लग जाते हैं। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक तो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और उसके अलावा हजारों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट इससे हो रही है। तो मैंने एसोसिएशन के साथ अभी मीटिंग भी की है और मैंने इनके साथ अपील मैंने इनको की है कि आप जो अपनी स्ट्राइक है उसको ब्रेक करें। पुंछ हवेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के गांव धड़ा फतेहपुर से मोरबंद तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इस सड़क के बन जाने से पंचायत धड़ा और मोरबंद के हजारों लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर विधायक एजाज अहमद जान ने कहा कि ये सड़क लंबे समय से लोगों की मांग थी और अब ये पूरी हो रही है। इलाके की जो सड़क धड़ा नीचे मेन रोड से ऊपर मोरबंद तक जानी है, इसकी बहुत पुरानी डिमांड है। और जब दौरान इलेक्शन भी हम आए तो जहाँ भी हम गए हर जगह एक ही मांग थी कि हमें सड़क यहाँ पे मिल जाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली और जो नहरा हमारा था एक ब्लाक तब 5 रोड़ा तब 5 ब्लाक 5 रोड़ा, ये रोड भी उसका एक हिस्सा है। और आज आप देख रहे हैं जो हमारा नहरा लगा था अब वो ज़मीनी हकायत पे उतर रहा है, काम शुरू हो रहा है। 16 करोड़ की ये रोड है जो इस पंचायत को कैटर करेगी। और दूसरी पंचायत, इस पंचायत में दूसरी रोड भी जो है वो भी लगभग 16-17 करोड़ की है, उसका काम भी मुझे लगता है जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये जो धड़ा पंचायत पिछड़ी हुई पंचायत थी, दूर दराज पंचायत थी, आज इसकी देरीना मांग जो है वो पूरी की गई है।
राजौरी शहर को हाईवे से जोड़ने वाले बटला मांग ब्रिज पर विधायक इफ्तिखार अहमद ने शुभारंभ किया। 160 मीटर लंबा ये पुल 16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये राजौरी शहर, जीएमसी, कोटरंका और बुढ़ाल जैसे इलाकों को हाईवे से जोड़ने में मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट 2016 से रुका हुआ था, लेकिन आज से इसका काम फिर से शुरू किया गया। लोगों ने पुल के निर्माण को लेकर खुशी जताई है। वहीं विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस पुल से राजौरी में विकास के नए दौर की शुरुआत होगी। ये जो बटाला मंग पुल जो है, इसका आज रिबन जो है एमएलए हमारे राजौरी इफ्तिखार साहब ने काटा, और इस पुल के बनने से मुझे लगता है कि राजौरी की जो शान है वो बढ़ जाएगी और राजौरी की ट्रैफिक जो है वो कम होगी। चाहे वो ट्रैफिक हमारी सिविल लोगों की है, चाहे वो आर्मी की है, चाहे वो स्कूल की गाड़ियां जो जाती हैं सुबह, चाहे वो टूरिस्ट को आता है खिता पीर पंचाल की तरफ, तो इस पुल के बनने से राजौरी शहर को फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं एमएलए बना तो मैंने इस इनिशिएटिव को टेकअप किया और आज राजौरी वासियों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये राजौरी में एक नया दौर का आगाज करेंगे, क्योंकि इस ब्रिज के बनने से हमारा जो जवानगर की कंजेशन है और एक अल्टरनेट रूट बनेगा और राजौरी शहर का और विस्तार होगा और लोगों को इसका फायदा होगा। तो अप्रोच रोड्स भी बनेंगी और इसको हम कनेक्ट करेंगे ताकि एक अल्टरनेट रूट का अल्टरनेट रूट यूज हो। राजौरी शहर के लगभग आधे हिस्से को हाईवे से कनेक्ट करने वाला बटाला मांग का ये ब्रिज पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में था। आज इसका शुभारंभ किया गया, आज इस काम को हरी झंडी दिखाई गई और इस काम की शुरुआत जो है वो एमएलए राजौरी के हाथों हुई, जिससे लोगों की एक बार फिर उम्मीद ये जगी है कि अब इसका काम जल्द मुकम्मल होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पिलर आप देख सकते हैं, ये पिलर 2016 में यहाँ पर खड़े किए गए थे और इस पुल के काम को जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये काम जो है वो रुका हुआ था। राजौरी के लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस पुल के बनने से राजौरी के लोगों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान जो है वो लौटी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी मांग पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन टीम भेजी है। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल मनकोटिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ये सकारात्मक कदम है, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं आता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कन्वीनर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपकी तरफ से जो इंस्पेक्शन की गई है माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की, उसका स्वागत किया गया है, जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है, पॉजिटिव साइन मान रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी और एनएमसी, इन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कोर कमेटी की तरफ से देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये हमने एक लिखित में उनको निवेदन किया था कि मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन किया जाए, उसी के आधार पर ये उन्होंने टीम भेजी है और मेडिकल इंस्पेक्शन, ये सरप्राइज चेक था जिसका कि हमें भी मालूम नहीं था इस टीम के आने का, और उन्होंने जो जैसा हम चाहते हैं हमें लगता है कि उसी प्रकार से ये बिल्कुल सही दिशा में कदम है उनका। आपने इंस्पेक्शन करवाने के लिए निवेदन किया था, क्या वजूहत इसके पीछे? जी देखिए, जो भी मेडिकल कॉलेज में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे अगर मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार करना, उनका लैब होना चाहिए, उनके स्टडीज के लिए होना चाहिए, उनकी लिविंग अकोमोडेशन होनी चाहिए, इसी तरीके के बहुत सी चीजें हैं जो एक बेसिक मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। हमें लगता है कि वो चीजें बिल्कुल नहीं थी। जो हमने अपना रिसर्च वर्क करा, उस रिसर्च वर्क के बेस पर हमने एक निवेदन दिया एनएमसी को कि इसका आप इंस्पेक्शन करिए, अगर ये चीजें हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अपना जो भी उनकी निर्धारित प्रणाली होगी इसको कैंसिल करने में वो अपना उस तरीके से निर्णय लेंगे। यानी कि आपको लगता है कि जो विवाद था, जो उसकी मेन इशू था, जो कोर इशू उसके बीच में है कि अन्य समुदाय के लोगों को जो है बच्चों को वो सीट दी गई, वो हल होता है? जी बिल्कुल। और दूसरा मैं इसके साथ एक और ऐड करना चाहूंगा, जो अन्य समुदाय की, हमने उनके लिए भी हर जगह पर हर समय निवेदन किया कि जो बच्चे उस कॉलेज में आए उन बच्चों को गवर्नमेंट किसी और जगहों पे साइड स्टेप करे। हम